हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। यहाँ पर आप लोग कुछ पॉपुलर स्टॉक्स के नेम्स देख सकते हो, लाइक आरवीएनएल, आईआरएफसी, मज़गांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, टाटा पावर, एनटीपीसी एंड इनके अलावा और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, जिन स्टॉक्स में डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के द्वारा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वार्निंग दी गई है। रिटेल इन्वेस्टर्स को इन स्टॉक से सावधान रहने के लिए कहा गया है और इसी के साथ एक बड़ी डाउन साइड की टारगेट भी दी गई है इन शेयरों में। तो अभी हम डिटेल में इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि क्यों भाई ऐसी क्या बात हो गई कि इन शेयरों को लेकर ये ब्रोकरेज फर्म इतने ज़्यादा निगेटिव हैं और क्या सच में बड़ी गिरावट आने वाली है इन शेयरों में, ये भी समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताना चाहूँगा गाइज कि देखो, ये जो रिपोर्ट है ये कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के द्वारा आई है। ये मैंने खुद से रिपोर्ट नहीं बनाया है, इसलिए कृपया करके मुझे उल्टा सीधा कमेंट में ना कहें। कोटक ऑन्स डिफेंस स्टॉक्स लाइक भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन शिप बिल्डर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स विथ नरेटिव। एक शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया है जो कि है नरेटिव। फिर है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक आईओसी, एचपीसीएल एंड बीपीसीएल एंड ऑयल एंड गैस फर्म्स गेल एंड ऑयल इंडिया। फिर रेलवे स्टॉक्स लाइक आरवीएनएल, आईआरएफसी एंड पावर स्टॉक्स लाइक एसजेबीएन, एनएचपीसी, एनटीपीसी एंड टाटा पावर कंपनी लिमिटेड आर आल्सो टर्म्ड एज नरेटिव स्टॉक्स। तो इन सभी स्टॉक्स के अंदर एक नाम दिया है इन्होंने जो कि है नरेटिव स्टॉक्स। भाई ये नरेटिव स्टॉक्स क्या होते हैं? तो देखो, सिंपल सी बात है, नरेटिव का मतलब क्या होता है? कहानी। तो इनका कहना ये है कि ये जो स्टॉक्स हैं ये कहानी वाले स्टॉक्स हैं, कहानियों पर ये स्टॉक्स चल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा पिछले कुछ 2-3 सालों में गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है ये इन कंपनियों के अंदर काफ़ी बेहतरीन तरीके से मिली है, स्पेशली हम कहें पीएसयू के लिए। ठीक है, तो पीएसयूज के ऊपर गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से रही है और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में इन पीएसयूज ने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं इन्वेस्टर्स को। ठीक है, और अभी फिर से उसी गवर्नमेंट की विनिंग हुई है, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार की कहानियाँ चल रही हैं कि पीएसयूज के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। तो सिंपली यही कहना है कि ये जो स्टॉक्स हैं ये कहानियों पर चल रहे हैं, कहानियाँ वाले ये स्टॉक्स हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि वैल्यूएशन जो इनकी है ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है। भाई ये बात तो सही है कि वैल्यूएशन जो है इन स्टॉक्स की ये काफ़ी एक्सपेंसिव है फिलहाल। तीसरी बात ये इन्होंने कहा है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर ऐड होते जा रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स यहाँ पर बढ़ते जा रही है लगातार। यहाँ पर देखो एक चीज़ लिखा हुआ है, इट सेड रिटेल इन्वेस्टर्स हैव बिकम द लार्जेस्ट नॉन प्रमोटर ग्रुप इन मैनी नरेटिव स्टॉक्स। तो यहाँ पर देखो, कोई भी स्टॉक के अंदर सबसे बड़ी होल्डिंग होती है प्रोमोटर्स की। तो यहाँ पर कहना यह है कि प्रोमोटर्स के बाद जो सबसे बड़ी होल्डिंग हो चुकी है स्टॉक्स में वो रिटेल इन्वेस्टर्स की हो चुकी है और रिटेल इन्वेस्टर्स लार्जेस्ट नॉन प्रमोटर ग्रुप बन चुके हैं नरेटिव स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये एक बड़ी रिस्क इन्होंने बताए हैं एंड यहाँ पर एक सीट भी इनके द्वारा आई है जिनके अंदर यहाँ पर एफपीआईज, म्यूचुअल फंड्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स को डिस्कस किया गया है। ठीक है, बताया गया है एंड यहाँ पर ऊपर में देखो लिखा हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर्स आर द लार्जेस्ट नॉन प्रमोटर ग्रुप इन मैनी नरेटिव स्टॉक्स। तो यहाँ पर जो भी स्टॉक्स के नेम्स हैं और इन सभी स्टॉक्स में से ज़्यादातर स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर इंस्टीट्यूशंस की जो होल्डिंग्स हैं वो डिक्रीज हुए हैं सितंबर क्वार्टर में और रिटेल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स यहाँ पर दी हुई हैं, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ स्टॉक्स एग्जांपल के लिए लेकर चलेंगे। लाइक यहाँ पर बीडीएल की बात करें, देखो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी क्वालिटी जो है ये इमेज की ये वीक है, लेकिन आप सभी को मैं समझाना चाहूँगा, फिर भी बस आप लोग ध्यान से सुनना। बीडीएल के अंदर बात करें तो मार्च में यहाँ पर जो होल्डिंग थी बीडीएल की एफपीआईज की वो थी 3% की, जो कि सितंबर क्वार्टर में घटकर 2.9% पर आ गई। फिर यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 7.9% से घटकर 4.6% की हो गई एंड उसके बाद रिटेल की बात करें तो 8.1% से बढ़कर इनकी होल्डिंग सितंबर क्वार्टर में 12.2% की हो गई। फिर यहाँ पर बेल की बात करें यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें
तो एफपीआई की होल्डिंग यहाँ पर घटी है 17.6% से घटकर 17.3% हो चुकी है। फिर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 18.1% से घटकर 15.8% की हो चुकी है। रिटेल की बात करें तो 7.5% से बढ़कर 10.3% की हो चुकी है। इसी प्रकार से और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, लाइक यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड के अंदर 5.2% से घटकर 3.8% की होल्डिंग हो चुकी है एफपीआई की। म्यूचुअल फंड की बात करें तो थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ी है, 2.1% से बढ़कर 2.6% की हो चुकी है। एंड यहाँ पर फिर रिटेल की बात करें तो 16.2% से बढ़कर 18% की होल्डिंग हो चुकी है। एंड इसी प्रकार से और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर हमें सेम चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लाइक यहाँ पर गार्डन एसी बिल्डर्स की बात करें तो इनकी जो होल्डिंग्स हैं एफपीआई की, ये 3.3% से बढ़कर 3.7% पर पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात करें तो 5.3% से घटकर 1.6% पर इनकी होल्डिंग हो चुकी है। एंड फिर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 12.6% से बढ़कर इनकी होल्डिंग 17.8% पर पहुंच चुकी है। इसी प्रकार से और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सभी स्टॉक्स के अंदर हमें सेम चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। कहीं कहीं पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा भी खरीदारी हुई है, लेकिन मेजर स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है कि इंस्टीट्यूशंस के द्वारा सेलिंग हुई है और रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा बाइंग हुई है। एंड एक चीज़ और कि यहाँ पर मेजर स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि पीएसयूज हैं। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पर सरकारी कंपनियाँ के स्टॉक्स हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर टारगेट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो, काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर बड़ी बड़ी डाउन साइड की टारगेट्स दी गई हैं यही ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। लाइक यहाँ पर एबीबी की बात करें तो एबीबी के अंदर यहाँ पर टारगेट दी गई है कि प्राइस जो है ये 5,900 तक आ सकता है एंड -21% की डाउन साइड की टारगेट दी गई है। फिर यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 230 तक प्राइस गिरकर आ सकती है, ये इनका कहना है, यानी कि -25% की गिरावट आ सकती है। 307 रुपये का जब लेवल था उस वक्त से यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, 307 रुपये के लेवल से 25% तक की गिरावट आ सकती है, यानी कि 230 रुपये तक प्राइस गिरकर जा सकता है। ये 2 दिसंबर 2024 के अनुसार ये बताई जा रही है। ठीक है, मतलब उस वक्त जो स्टॉक की प्राइस थी उसके अकॉर्डिंग कितनी गिरावट आ सकती है वो चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। फिर यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड के अंदर देखो -52% की गिरावट आ सकती है। 1656 रुपये का जब प्राइस था उस वक्त का गया था, वहाँ से गिरकर जो प्राइस है ये 800 के लेवल तक आ सकती है, ये इनका कहना है। फिर यहाँ पर और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, लाइक यहाँ पर अंबुजा सीमेंट्स। देखो, ज़्यादातर स्टॉक्स के अंदर बड़ी बड़ी डाउन साइड की टारगेट्स दी गई है। एसीसी के अंदर देखोगे तो यहाँ पर अप साइड की टारगेट दी गई है मात्र 6% की। अंबुजा सीमेंट्स के अंदर -23% की गिरावट की एक्सपेक्टेशन की गई है, 415 रुपये तक प्राइस आ सकता है। फिर यहाँ पर एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी के अंदर -13% की गिरावट की एक्सपेक्टेशन है, 310 रुपये तक प्राइस गिरकर आ सकता है। फिर टाटा पावर के अंदर -24% की गिरावट आ सकती है और 315 रुपये तक प्राइस आ सकता है, ये कहना है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो -50% की गिरावट की एक्सपेक्टेशन है, 8430 रुपये तक प्राइस आ सकता है। देखो, इस चीज़ के ऊपर हमने डिस्कस किया था डिटेल में पिछले एक वीडियो में। ठीक है, इसी प्रकार से और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादातर स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर डाउन साइड की ही टारगेट्स दी गई हैं और बड़ी बड़ी डाउन साइड की टारगेट्स दी गई हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्या सच में इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है स्टॉक्स में? तो देखो भाई, सबसे पहले वैल्यूएशन की बात करें जहाँ तक की, तो वैल्यूएशन डेफिनेटली एक्सपेंसिव है और न्यूज के बेसिस पे ये स्टॉक्स भागे हैं, ये भी सबको पता है। जिस प्रकार से इन स्टॉक्स की वैल्यूएशन हो चुकी है उस प्रकार के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो स्टॉक्स में गिरावटें देखने को मिल रही है और वैल्यूएशन जो एक्सपेंसिव थी वो वैल्यूएशन धीरे धीरे करके सही हो रही है। लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो स्टॉक्स है ये 50% 60% तक गिर जाएगा। ठीक है, ये कहना अभी पॉसिबल नहीं है। जब तक पूरे मार्केट में उस लेवल की बड़ी बैड न्यूज ना आ जाए तब तक हम उतनी बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखकर चलना। तो यहाँ पर 50% 60% की गिरावट की एक्सपेक्टेशन मैं नहीं कर सकता हूँ। बाकी ये जो ब्रोकर हैं ये तो मुझसे ज़्यादा तेज हैं, मेरे से ज़्यादा बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हुए हैं। मैं क्या हूँ, मैं तो मामूली सा एक यूट्यूबर हूँ।
तो उनकी अपनी स्टडी है, उनकी अपनी एनालिसिस है। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा नहीं है कि इनके कहने पे आकर अपनी जो भी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं उन सबको बेच दूंगा, बिल्कुल नहीं। अगर मैं एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ, विजन है मेरा मिनिमम 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स का, और मैंने काफ़ी नीचे के लेवल्स पर बाइंग कर रखा है, तो मैं होल्ड करके बैठे रहूँगा। अगर विजन है लॉन्ग टर्म का तो फिर परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों से समझना है आपको। मैं भी इनमें से काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड हूँ और प्रॉफिट्स में हूँ, नीचे के लेवल्स पर खरीद रखा है। तो क्या अब मैं इनकी बात सुनकर बेच दूंगा? बिल्कुल नहीं। मेरा लॉन्ग टर्म का विजन है तो मैं उसे होल्ड करके बैठूंगा, ठीक है। तो आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी होनी चाहिए, एनालिसिस होने चाहिए, एंड उस स्टडी उस एनालिसिस के अनुसार आपको डिसीजंस लेने हैं। सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की सिर्फ, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से कर लेना कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। ये जो ब्रोकर्स होते हैं इनके द्वारा कुछ ना कुछ इस प्रकार के रेटिंग्स एंड टारगेट्स आते रहते हैं, तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रही बात यहाँ पर वैल्यूएशन की, तो डेफिनेटली वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए स्टॉक्स के अंदर गिरावटें आती ही हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं कह दें कि स्टॉक अभी गिर जाएगा 50%, 60%, 90%, यहाँ तक कि गिर जाएगा, ठीक है। तो ये कहना फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। और जैसा कि मैंने बोला कि गिरावट के लिए वैसे बड़े रीजंस भी होने चाहिए। एक चीज़ और कि यहाँ पर देखो, ये बात भी सही है कि इंस्टीट्यूशंस के द्वारा यहाँ पर सेलिंग हुई है और जो पब्लिक हैं इनके द्वारा बाइंग हुई है सितंबर क्वार्टर में। अब इन स्टॉक्स में रिकवरी कुछ कुछ हमें देखने को मिल रही है, तो इस प्रकार के रेटिंग्स आ रहे हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स डर कर बेच कर भागे और फिर इनको मौका मिले, ठीक है। जब ये ब्रोकर्स को मौके नहीं मिलते हैं तो इस प्रकार के चीज़ें निकालते हैं, अपने लेवल पे अनाउंसमेंट करते हैं कि ऐसी ऐसी गिरावटें आ सकती हैं, थोड़ी सी मैनिपुलेशन चलती है भाई। देखो यार, सेबी को इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि कौन यूट्यूबर किस स्टॉक पर वीडियो बना रहा है, ठीक है। सेबी का यही ध्यान रहता है ना कि कौन यूट्यूबर क्या कर रहा है, किस टाइप की वीडियो बना रहा है। इन चीज़ों पर ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर लॉसेज काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स के बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही बेच देते हैं और उनको नुकसान होता है, तो फिर वो लोग पछताते हैं कि भाई मैंने क्यों बेचा, प्राइस अब ऊपर बढ़ गई। तो वही चीज़ें होती है भाई, जब गिरावटें आती है रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा शेयर्स को बेचा जाता है और फिर उनके द्वारा खरीदारी होती है तो शेयर भागने लगता है। तो रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं कि यार मैंने बेचा और शेयर भाग गया, ऐसा क्यों हो गया। तो भाई देखो, सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी स्टडी, अपने एनालिसिस पर ट्रस्ट होने चाहिए और उस स्टडी के अनुसार आपको टिके रहना चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो। अगर आपने हाई के लेवल्स पर बाइंग नहीं किया है तो देखो, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव तो डेफिनेटली है और हाई के लेवल्स पर बाइंग करने से बचना है। लाइक डिक्सन टेक की बात करें तो डिक्सन टेक की जो वैल्यूएशन है काफ़ी एक्सपेंसिव है और प्राइस जो है ये ऑल टाइम हाई के लेवल पर पहुंचा हुआ है, 17,000 से प्लस प्राइस जा चुकी है, ठीक है। ब्रेकआउट मिल चुका है, एकदम हाई के लेवल पर पहुंचा हुआ है, 52 वीक हाई के लेवल पर। तो वहां पर अगर हम बाइंग करेंगे ये कहकर कि नहीं यार ये जो ब्रोकरेज फर्म है ये मतलब इनका तो कहना ही है ये प्राइस नहीं गिरेगा, और वहां पर बाइंग कर लेंगे और प्रॉफिट बुकिंग होगी तो गिरावट आएंगी ही। फिर आप लोग कहोगे मुझे कि यार तुमने गलत कहा, ब्रोकरेज फर्म ने सही कहा था कि गिरावट आ सकती है, लेकिन मैंने तेरी बात सुनकर बाइंग कर लिया। तो भाई इस गलती को करने से भी बचना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म का विजन है तो उन्हीं स्टॉक्स में बाइंग करो ना भाई, जो कि ऑलरेडी गिरावट में है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट्स में है। लॉन्ग टर्म का विजन है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी वैल्यूएशन पर कोई भी लेवल पर बाइंग कर लिए, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल दिया डिक्सन टेक का, साथ ही साथ पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट का। तो ये जो स्टॉक्स हैं ये एकदम अपने हाई के लेवल पर पहुंचे हुए हैं, तो वहां पर बाइंग करने से बचना चाहिए इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो दोस्तों, अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।